Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 7 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about if-else statement and also we will discuss switch statement with some examples. So किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लाइंस लिखी जाती हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ टोकन से बना हुआ एक कंप्लीट स्टेटमेंट जो आपके सिस्टम को कुछ एक एक्शन लेने के लिए कहता है। ठीक है, इसलिए हम इनको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं पूरे प्रोग्राम में। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जैसे कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन या फंक्शन या क्लास का डिक्लेरेशन या ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन। तो कुछ लाइन या स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जहां हम किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। दूसरे टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, लाइक A+B। ये एक तरह का अर्थमेटिक स्टेटमेंट है। या फिर और भी कैटेगरी में हो सकते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को हम कैटेगराइज कर देते हैं इंटीजर में। अगर इंटीजर टू इंटीजर ऑपरेशन है तो इंटीजर अर्थमेटिक है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं तो उनको हम लोग फ्लोट पॉइंट नंबर्स अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और अगर दोनों मिक्स है, इंटीजर फ्लोट, तो हमको मिक्स्ड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। बेसिकली वो सारे अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। तो ये वो स्टेटमेंट हैं जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या आपके प्रोग्राम का जो कंस्ट्रक्ट है वो बेसिकली इनके हिसाब से चलता है, जिसमें सबसे पहले सीक्वेंशियल कंट्रोल है। तो आप जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हो वो सीक्वेंशियल कंट्रोल होते हैं। अभी तक हमने जो बनाया 2-4 प्रोग्राम वो सीक्वेंशियल कंट्रोल थे। वन बाई वन एक एक लाइन करके टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट अप्रोच के साथ हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो ये सीक्वेंशियल कंट्रोल है। अभी तक हमने सीक्वेंशियल कंट्रोल देखा है। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट चलना है और कौन सा नहीं चलना है। आज हम सभी तरह के सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तीसरी कैटेगरी होती है लूप या इटरेशन कंट्रोल, जहाँ पे फॉर, वाइल, डू वाइल है। और चौथी कैटेगरी है स्विच कंट्रोल की, केस कंट्रोल। और पांचवी कैटेगरी है जंपिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे हम ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 5। अगर हमें ये पता करना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम बेसिकली इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लगाया ए मॉड्यूल 2। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू देता है। तो अगर ये पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर वैल्यू यहाँ, जो कि मैंने आपको बताया था ऑपरेटर सब जगह यूज़ होते हैं और यही बेसिकली सारे लॉजिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए आपको ऑपरेटर की समझ अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में क्या हुआ है। ये कह रहा है कि एक नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मॉडुलस क्या करता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वैल्यू देता है। तो इक्वल, डबल इक्वल लगा है। हमने कहा कि इससे जो रिजल्ट आया क्या वो 0 के इक्वल है। इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। अगर 0 से इक्वल है तो यानी 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, मतलब वो एक इवन नंबर है। और अगर नहीं डिवाइड हुआ है तो हम एल्स लगा करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑड नंबर। देखिए अभी 5, अब इसका रिजल्ट देख सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ऑड आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 50 या 4 दे देते हैं तो ये इवन नंबर है। अब देखिए कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं वो आपको समझने हैं। इफ़ के अंदर हम यहाँ कंडीशन पास करते हैं, किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है, उसका रिजल्ट 1 और 0 के फॉर्मेट में आएगा। 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स है। एल्स जो है वो काउंटर पार्ट होता है इफ़ का। देखो अगर हम यहाँ पे ये नहीं लगाते, इफ़ नहीं लगाते, तब भी हम काम कर सकते थे। जैसे हमने यहाँ से एल्स हटा दिया और एक और इफ़ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया ए मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 1। क्या अगर 1 आता है रिमाइंडर तो ऑड नंबर है, और ये देखो इवन आ रहा है। अगर 0 आता है तो यहाँ पे हमने 5 किया तो ये ऑड आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है कि इफ़ कंडीशन लगा दो। बट होता क्या है कि जब बहुत सारी कंडीशन होती हैं और हम सब में इफ़ लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है छोटी सी, कि ये टाइम ज़्यादा लेता है। क्यों टाइम ज़्यादा लेता है? इसलिए टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट भी आ जाएगा, बट उसके बाद भी दूसरा वाला इफ़ ये चेक करेगा। ये प्रॉब्लम है। अब जैसे 3 इफ़ होते तो रिजल्ट तो हमारा पहले वाले इफ़ में आ गया, लेकिन ये फिर भी तीसरे तक जाएगा, सारे इफ़ को चेक करेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर रिजल्ट आया है तो नीचे जाने की, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए बेसिकली एल्स काम करता है। एल्स काउंटर पार्ट है। अगर इफ़ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, इफ़ नहीं चला तब एल्स चलेगा। ठीक है, इसलिए एल्स लगाते हैं। इसके अलावा जो करली ब्रैकेट है ये ब्लॉक बनाने के लिए, तो ब्लॉक के अंदर हम लिख सकते हैं। ये बताता है कि बेसिकली ये पार्ट जो है ये किसका है,
इफ का कौन सा इफ का पार्ट है और ये वाला जो ब्लॉक है ये किसका है। यहाँ कितनी भी लाइन लिख सकते हो आप इस ब्लॉक के अंदर। हाँ, अगर सिंगल लाइन है तो कर्ली ब्रैकेट लगाना और ऑप्शनल होता है, मतलब नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। मतलब कि इफ के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट है, एल्स के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप सिंगल लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो बिना कर्ली ब्रैकेट के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तब आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज एरर नहीं आएगी, लेकिन आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, तो इसलिए आपको लगा के रखना है कर्ली ब्रैकेट। तो आदत बनाइए, एक गुड प्रैक्टिस यही है कि आप कर्ली ब्रैकेट हमेशा लगाइए, स्टेटमेंट सिंगल है या डबल है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो यहाँ पे दो नंबर हैं, b इज इक्वल 6, हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या इसमें से बड़ा कौन सा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे a ग्रेटर देन b, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लिख देंगे a इज ग्रेटर एल्स b इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे b इज ग्रेटर और यहाँ पे हमने लिखा 50, तो a इज ग्रेटर, इस तरीके से चेक करता है। अब हो सकता है दोनों इक्वल हो, तो ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या दोनों इक्वल हैं, हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ़ लगाते हैं एल्स के बाद, तो ये एल्स इफ बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या b इज ग्रेटर देन a, अगर ऐसा है तो ये b ग्रेटर है। और अगर a भी बड़ा नहीं है b भी बड़ा नहीं है तो फिर फाइनली एल्स चला सकते हो आप, और एल्स में लिख दो, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बोथ आर इक्वल, ठीक है, ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a इज ग्रेटर, और अगर हम इसको भी 50 कर दें तो ये बताएगा बोथ आर इक्वल। इसके अलावा जैसे आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल है, यहाँ पे मान लो 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, हमने यहाँ पे लगाया a इज ग्रेटर देन b, बट अभी ये चेक करना बाकी है कि क्या a b से बड़ा, c से भी बड़ा है। तो हम यहाँ पे एंड लगा करके चेक कर सकते हैं क्या a c से भी बड़ा है। अब देखो यहाँ पे एंड की ज़रूरत पड़ रही है, हमने कहा क्या इधर दोनों साइड में कंडीशन है, क्या a b से बड़ा है एंड क्या a c से बड़ा है। अगर ऐसा है तो a इज ग्रेटर कर सकते हो, और यहाँ पे कंडीशन लगा दो इफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, ठीक है। अगर ऐसा है तो b इज ग्रेटर, c इज ग्रेटर। अच्छा, ये काम करने का एक तरीका और हो सकता है कि हम ये बार बार मैसेज ना लिख करके एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें, mx इज इक्वल a, mx इज इक्वल b, mx इज इक्वल सी। फाइनली बाहर निकल करके हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर नंबर इज, और कॉमा करके mx लिख देते हैं। तो जो भी बड़ा नंबर होगा वो फाइनली mx में आ गया होगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। देखो 9 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 70 होगा तो 70 को उठा लेगा, ये देखो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अच्छा, ये जो हमने किया है, ये हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाई है एंड की हेल्प से। इसको करने का एक तरीका और हो सकता है, और वो ये है, देखो मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल वेज हैं। आपको लॉजिक बेटर लगाना है। एक अच्छे प्रोग्राम की पहचान ये होती है कि वो कम से कम मेमोरी कंज्यूम करे और कम से कम टाइम कंज्यूम करे, वही एक एफिशिएंट प्रोग्राम है। तो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इफ़ लगाया और हम ये लॉजिक यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक और इफ़ लगा देते हैं, इफ़ के अंदर अगेन इफ़ लगा रहे हैं, और हमने कहा कि क्या a c से भी बड़ा है। अब देखो यहाँ जब आप इफ़ के अंदर आए, आपने देखा क्या a b से बड़ा है। अगर a b से बड़ा है देन आप इसके अंदर आ गए हो। यहाँ पे आप फिर से चेक कर रहे हो क्या a c से बड़ा है। अगर ऐसा है तो आप mx ले लो, यहाँ पे mx इज इक्वल a। और अगर यहाँ पे a c से बड़ा नहीं है तो आप else लगाओ यहाँ पे, और mx इज इक्वल c ले लो। देखो a b से बड़ा है, यानी b लड़ाई से बाहर है। ये देखो अगर हम इसको 90 कर दें तो अभी केस क्या है, a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। तो b तो वैसे भी बाहर हो गया, अब लड़ाई किसकी है, a और c की। तो हमने चेक किया इसके अंदर आकर के क्या a c से बड़ा है। अगर a c से भी बड़ा है देन a बड़ा है, और अगर ऐसा नहीं होता, मान लो ऐसा होता तो a c से बड़ा नहीं है, तो फिर mx में c चला जाता, c बड़ा होता, ठीक है। और अगर यही वाली कंडीशन फेल हो जाए, मान लो यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी होती तो यही कंडीशन फेल हो जाती, तब क्या होता, तब हम इस इफ़ का एल्स लगाते। देखो इस इफ़ को कहाँ क्लोज किया गया, यहाँ। इस इफ़ का एल्स लगा लो, यहाँ ये एल्स से हटा देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। एल्स पे आ गए, एल्स पे आने का मतलब ये हुआ कि बी ए से बड़ा है, ठीक है। अभी हम इक्वल वाला केस लेके नहीं चल रहे हैं, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर इक्वल वाला चेक करना है तो एक और इफ लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब बी बड़ा है ए से, ठीक है, तभी ये वाली कंडीशन फेल होगी।
तब हम इस एल्स में आएंगे। तो हम इस इफ़ के अंदर चेक करते हैं कि बी ए से बड़ा है, ठीक है, क्या बी सी से भी बड़ा है? देखो यहाँ से इससे और इससे चेक करेंगे। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, देखो कंडीशन ट्रू कैसे होगी, मान लो ये 5000 होता, ठीक है, तो ये होती कंडीशन ट्रू। तो एम एक्स में क्या आ जाएगा, एम एक्स में आ जाएगा बी, ठीक है। और यहाँ पे एल्स लगा देते हैं। एल्स में हमने कहा अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि यहाँ पे बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, देन एम एक्स इज इक्वल सी, ठीक है। बस फाइनली जब आप बाहर आओगे तो आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा, ये देखो जो भी बड़ा होगा। तो ये एक लॉजिक हो सकता है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। हमने क्या किया हुआ है, इफ एल्स की नेस्टिंग की है, इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स। तो आप किसी भी इफ के अंदर इफ एल्स लगा सकते हो, एल्स के अंदर इफ एल्स लगा सकते हो, ठीक है। और एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने किया था, जब बहुत सारी कंडीशन है तो इफ लगाया, फिर एल्सेफ लगाया, फिर एल्सेफ लगाया, फिर एल्सेफ लगाया, फिर एल्सेफ लगाया, जितनी कंडीशन है आप एल्सेफ लगा के चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी उसमें यूज़ करो आप। तो ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल और बेटर है, हमें इसमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जब ये एंड लगाया था तो आपने देखा, और जब आप ऐसा करते हो तो पता है क्या हो रहा है, ए बी ये दोनों कंडीशन चेक हो रही हैं, ये वाली तो दो कंडीशन ये, फिर एंड चेक होता है। तो बेसिकली 3 कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पे, एक ये और फिर ये, तब जाके आपका आंसर आ रहा है। और अगर आप फेल हो रहे हो तो एलसेफ के अंदर फिर से 3 कंडीशन लगी, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अब देखो यहाँ पे अगर एक बार ए और बी से कंपैरिजन हो चुका है तो ये कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे हमें पता चल गया दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, तो इसी को हम क्यों ना यूज़ करें किसी तरीके से। अब यहाँ पे देखो 3 यहाँ थे, फिर 3 यहाँ हो गए, 6 कंडीशन हो गई। ऐसे जब नंबर बढ़ते जाएंगे तो कंडीशन ज़्यादा होती जाएंगी, तो रन टाइम बढ़ जाएगा प्रोग्राम का, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बार कंडीशन चेक हुई है और फिर दोबारा अंदर चेक हुई है, आंसर आ गया। फॉल्स है कंडीशन तब भी आंसर आ गया, और ये चीज़ यहाँ हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है तो हम एल्स में गए हैं, और फिर यहाँ की कंडीशन देखी, अगर ये ट्रू है तो आंसर, फॉल्स है तो आंसर। अल्टीमेटली 2 बार 2 कंडीशन चेक हो रही है और हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए ये बेटर है, ठीक है। इसके अलावा हम यही काम कंडीशनल ऑपरेटर से कर सकते हैं। इफ एल्स का एक फास्ट ऑल्टरनेटिव कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है, तो आपको ये सब कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इफ़ वगैरह। यहाँ पे देखो हमने लिखा एम एक्स इज इक्वल, देखो कितना शॉर्ट हो जाता है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ए इज ग्रेटर देन सी, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके क्वेश्चन मार्क से हम ए को रिटर्न करेंगे, एल्स हम सी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क के राइट साइड में ट्रू वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। और इसके बाद हम एक कॉलन और लगा रहे हैं, ये इस क्वेश्चन मार्क का फॉल्स वाला पार्ट है। कंडीशनल ऑपरेटर मैंने बताया था आपको कि एक कंडीशन लगती है, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, फिर कॉलन लगता है, कॉलन। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलता है, कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो नेस्टिंग हो रही है, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा है तो ये ट्रू वाला पार्ट है पूरा। अब यहाँ पे हमने एक और कंडीशनल ऑपरेटर लगाया हुआ है कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ए यहाँ से चला जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सी यहाँ से चला जाएगा। बट अगर ये वाली कंडीशन फेल होती है, ये वाली, तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कंडीशन एक और, क्या बी सी से की ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो बी ग्रेटर है, अदरवाइज सी ग्रेटर है, ठीक है। टर्मिनेटर लगा सकते हो या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से देखो इफ एल्स जो है वो एक लाइन में आ गया, वही काम हो रहा है जो एल्स इफ कर रहे थे या इफ एल्स कर रहे थे। ये देखो सेव करो, सेम आपको आंसर मिलेगा, जो भी नंबर बड़ा होगा वो यहाँ पे मिलता रहेगा आपको। ये देखो सी, तो एक लाइन में आ गया। इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। सिंगल कंडीशन के लिए भी यूज होता है और मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी यूज होता है। तो कंडीशन ट्रू है तो इधर वाला पार्ट चल गया, कंडीशन ये वाली फॉल्स है तो इधर वाला पार्ट चल गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम यूज़र की एज इनपुट कराएं, एज इज इक्वल 45, या यूज़र से इनपुट करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर लिखा। अब यहाँ पे देखो सिंगल है तो सिंगल लगा लो, एज इज ग्रेटर देन इक्वल 18। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से क्या रिटर्न करना है, एलिजिबल फॉर वोट, एल्स यहाँ से उठा लो नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये तो अब यहाँ इस वेरिएबल को कुछ भी ले लो आप, वोट करके ले लो, इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेव।
तो यहाँ पे हमने 45 इनपुट किया तो देखो एलिजिबल आ रहा है, अगेन हमने यहाँ पे 12 इनपुट किया तो देखो नॉट एलिजिबल आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब इसी काम को हम एल्स इफ से कर सकते हैं, तो हमें ये यहाँ से हटाना है और इफ़ कंडीशन लगा देनी है, ब्रैकेट के अंदर आ गया, क्वेश्चन मार्क हटा दो और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के राइट के अंदर रख दो, ये वाला पार्ट एल्स में रख दो। चलो हो गया, वही काम होना, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इफ़ एल्स, ये देखो, और हाँ कंडीशनल ऑपरेटर। तो इफ़ एल्स से हम जैसे एटीएम का प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने लिया एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, हमने यहाँ पे एक अमाउंट ले लिया विड्रॉ के लिए W। अच्छा, हमारे बैंक अकाउंट में हो सकता है पहले से कुछ बैलेंस रहा हो, तो हमने कहा 4500 हमारे पास पहले से है। अब ये इनपुट करो कि आपको निकालना कितना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ विड्रॉल अमाउंट इज़ ग्रेटर देन बैलेंस अमाउंट, बैलेंस से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एक मैसेज दे देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे बैलेंस इज इक्वल बैलेंस माइनस विड्रॉल कर देंगे। भाई अगर बैलेंस आपका ज़्यादा है और विड्रॉल अमाउंट कम है तो बैलेंस से बैलेंस निकाल के दे दिया जाएगा, इसलिए हमने घटा दिया। और यहाँ पे एक मैसेज दे दो, क्या मैसेज दे दो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, अच्छा इफ़ और एल्स दोनों के बाहर आकर के एक मैसेज आप और दे सकते हो, फाइनल, जिसमें हम दिखाएंगे योर करेंट बैलेंसेस, यहाँ पे BAL को प्रिंट कर दो। तो अब देखो आप, ये दोनों केस में प्रिंट होगा। जब विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा होगा तो इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आएगा और बाहर आके ये प्रिंट कर देगा बैलेंस कितना है। और जब ये वाली लाइन चलेगी एल्स, तो बैलेंस घटा करके ये ट्रांजेक्शन मैसेज देगा और उसके बाद फिर प्रिंट करेगा। तो जब किसी चीज़ को इफ और एल्स दोनों के साथ चलाना हो तो या तो दोनों के अंदर रखो या फिर दोनों के बाहर एक बार लिख दो। दोनों के अंदर लिखने से क्या होगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसलिए हमने बाहर रख दिया इसको। बाहर मतलब ये दोनों के साथ चलेगा, लास्ट में है। अब देखो यहाँ पे हमने इनपुट किया इतना, तो देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर करंट बैलेंस इज इतना। और अगर हम यहाँ पे लिख दें कि हमें इतने रुपए निकालने हैं, तो ये क्या बोलेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, योर करंट बैलेंस इज इतना। ठीक है, तो इस तरीके से इफ एल्स के प्रोग्राम बना सकते हैं आप। इसके अलावा हम कोई यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस है 80 रुपये, और कोई कस्टमर आता है और वो क्वांटिटी में परचेज करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर वो 100 खरीदता है, 100 तक खरीदता है, तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट ज़ीरो है। बट अगर उसकी क्वांटिटी जो खरीदता है वो अगर ग्रेटर देन 100 है एंड क्वांटिटी लेस देन 500 है, तो हम उसको 5% का डिस्काउंट देंगे। सेम थिंग अगर वो 500 से ग्रेटर है, ठीक है, और 1000 के बिलो है, तब हम उसको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। इस तरीके से हमें एक प्रोग्राम बनाना है। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम ये 100 से ज़्यादा और 500 तक चाहते हैं, ऐसे ही 500 से ज़्यादा और 1000 से लेस या तक। ठीक है, अब इस तरीके से हमें काम करना है। तो हमें कंडीशन लगानी है। सबसे पहले हमें प्राइस लेना होगा पहले से डिसाइडेड, क्योंकि प्राइस हमें पता है कितना है, वो है 80 रुपये। इसके बाद हम क्वांटिटी यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो क्वांटिटी के लिए हम चाहें तो इनपुट करा लें, प्रॉम्प्ट दे दें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर, यहाँ से हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। देन इफ़ कंडीशन लगा लो आप यहाँ और चेक करो क्या क्वांटिटी लेस देन या इक्वल है 100 के। ठीक है, क्योंकि 100 तक हमें कोई डिस्काउंट देना नहीं, तो डिस्काउंट ज़ीरो कर दो। अगर 100 से ऊपर है तो हम यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे, क्योंकि अब मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करने वाले हैं। एल्स इफ लगाया यहाँ पे, तो हमने कहा क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी क्या वो ग्रेटर देन है 100 के, एंड अब एंड के लिए यहाँ पे लगा लो ये एंड क्वांटिटी क्या लेस देन या इक्वल है 500 के, यानी 500 तक है। तो अब देखो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये ना लिखें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एल्स में तभी जाता है जब इफ़ कंडीशन फेल होती है। तो 100 से कम होगा तो वो यहीं हैंडल हो जाएगा, एल्स में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये 100 से ज़्यादा है तभी यहाँ पे पहुँचेगा।
एलसेफ में। तो हमने एक लिमिट फिर लगा रखी है कि 100 से ज़्यादा है ठीक है तो आप एलसेफ पे जाओ, बट देखो कि आप 500 तक है। अगर 500 तक है तो हमने कहा डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट देना है 5%। अब 5% किसका होगा, टोटल का। टोटल कैसे निकलेगा, तो टोटल ना यहाँ निकाल लो आप, इस जगह पे इफ से पहले टोटल निकालो। टोटल इज इक्वल प्राइस जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी को, इतना टोटल बन रहा है, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब उस टोटल का 5% निकालो, डिस्काउंट इज इक्वल, तो परसेंटेज कैसे निकलता है, टोटल इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो ये डिस्काउंट निकाल देगा। एलसेफ, ठीक है, एलसेफ में हमने कहा अगर क्वांटिटी 500 से ऊपर होगी तो फिर हम अगले एलसेफ पे पहुंचेंगे। 500 से ऊपर है तो हमने कहा इक्वल क्या 1000 है, अगर ऐसा है देन अगेन डिस्काउंट कितना निकालना है, सेम टू सेम टोटल इंटू 10 और डिवाइड बाई 100, 10% निकलेगा। अब देखो एल्स, ये तो 1000 से ऊपर हो गया, सॉरी नीचे है तब। अगर 1000 के ऊपर है तो हम एल्स फाइनल एक कंडीशन लगा देते हैं। देखो इसी तरह से एलसेफ 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 जितनी कंडीशन लगती जाए बनाते जाओ। हो सकता है 2000 की रेंज होती तो हम फिर से एलसेफ लगा लेते, एक कंडीशन छोड़ देते हैं लास्ट के लिए, वो हम एल्स में हैंडल कर लेते हैं कि जब सारी कंडीशन फेल होंगी तो हम एल्स में जाके उसको हैंडल कर लेंगे। तो जैसे कि लेस देन इक्वल 1000 तक हो गया, अगर 1000 से ऊपर है तो हम एल्स में जाते हैं, डिस्काउंट हमने लिया, हमें पता है इससे ज़्यादा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, बट अगर 1000 के ऊपर कोई जाता भी है तो हम ठीक है उसको 15% का डिस्काउंट दे देंगे। तो हमने यहाँ पे लिया टोटल इंटू 15 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से कंडीशन से डिस्काउंट निकल आएगा। फाइनल आप आओ तो आप चाहो तो दोनों चीज़ें प्रिंट करा के देखो, यहाँ पे दिखा दो आप कितना है, टोटल प्रिंट कर, फिर लाइन चेंज कर बी आर टैग लगा करके, और फिर एक यहाँ पे मैसेज दो आफ्टर डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट के बाद का है आपको पता है, तो कितना होगा, जो टोटल है उसमें से डिस्काउंट को घटा दो, डिस्काउंट यहाँ से निकल करके आया होगा। बस अब आप इसको रन करा दो यहाँ। तो देखो अगर हम यहाँ पे 560 पीस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 500 के ऊपर है, 10% का डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इतना बन रहा है और डिस्काउंट के बाद इतना आ रहा है, ठीक। इस तरीके से हम ये प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो ऐसे जब बार बार आप अगेन एंड अगेन एलसेफ यूज़ करते हैं तो इसी को कई बार एलसेफ लैडर बोल देते हैं, और एल्स के अंदर एलसेफ, इफ के अंदर एलसेफ, कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप चाहो तो बिना एल्स के भी आप ये काम कर सकते हो, ऐसा कर लो आप, ठीक है। और यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो आप, इफ़ क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 1000, तब भी काम होगा। लेकिन मैंने बताया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि ये इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा। हो सकता है हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाए लेकिन ये फिर इसको भी चेक करेगा। तो सोचो किसी ने 50 इनपुट किया है, क्वांटिटी 50 है, तो वो तो इस कंडीशन में फॉल कर रहा है, लेकिन ये इसको भी चेक करेगा जबकि पता है कि कुछ निकलने वाला नहीं है। अब अगर इस पे गया तो आप देखो 50 क्योंकि 500 से तो कम है ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू मिल जाएगी उसको, ये कंडीशन भी ट्रू मिल जाएगी। तो हमें फिर रेंज बनानी पड़ेगी भाई। रेंज कैसे बनेगी, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100 हो एंड क्वांटिटी लेस देन, तब रेंज बनेगी। तो अब जो है हम इस चीज़ को तो हैंडल कर लेंगे, बचा लिया हमने कि चलो ठीक है ये यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन ये इफ़ को तो बार बार चेक करेगा ना। ऐसे रेंज बना के हम इसको भी हैंडल कर सकते हैं, इसको भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा रिजल्ट जब यहाँ पे आ गया है तो इस इफ़ को इस इफ़ को इस इफ़ को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा क्योंकि हर एक इफ़ को ये चेक करेगा। आप सोचो आप किसी को ढूंढ रहे थे और वो पहले वाले कमरे में आपको मिल गया, उसके बाद भी आप सारे कमरों में ढूंढ रहे हो जाके, कितना इलॉजिकल है। तो एल्स बेसिकली यही काम करता है, जब आप एल्स लगा देते हो तो इसका मतलब है कि ऊपर रिजल्ट आ जाए तो नीचे मत आना। इसके अलावा हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। मान लो कि हम नंबर ऑफ डेज इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे डे सीरियल, तो यहाँ पे इनपुट होगा एन में आया कि किसी ने इनपुट किया 1, तो 1 की जगह मंडे आना चाहिए, 2 की जगह ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे सिंपल है। देखो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एन, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हाँ एन की एक वैल्यू इनपुट कराई है, सीरियल नंबर है डे का, और उसके हिसाब से कंडीशन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे एलसेफ 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 लगा के आप ऐसा कर सकते हो। सी यहाँ पे आप कोई भी नंबर इनपुट करो, जैसे कि 6 इनपुट किया, देखो सैटरडे आ रहा है, ठीक है। आपने 7 इनपुट किया, देखो संडे आ रहा है।
इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी काम को, इसी तरह के प्रोग्राम को बनाने का एक और तरीका है जो कि है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट बेसिकली ऑल्टरनेटिव होता है इफ एल्स का। ठीक है, इफ एल्स जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगती हैं वहाँ पे स्विच भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा स्विच जो है वो फास्ट होता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि स्विच जो है वो बहुत लिमिटेड डेटा टाइप्स के साथ काम करता है। कुछ लैंग्वेजेस में ये सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है। स्विच वर्क्स विद लिमिटेड डेटा टाइप्स। तो स्पेशलाइज्ड है स्विच जो है वो इंटीजर नंबर के साथ ही काम करता है, जैसे 1 2 3 4 5। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, और बाकी लैंग्वेजेस में तो ये स्ट्रिंग के साथ भी काम नहीं करता है, कैरेक्टर के साथ काम करता है, इंटीजर के साथ काम। तो इसलिए हमेशा इफ एल्स की जगह पे हम इसको नहीं लगा सकते, बट अगर इंटीजर नंबर्स की कंडीशन है तो आप वहाँ पे इफ एल्स की जगह स्विच लगा दो, ये बहुत फास्ट होता है। क्योंकि प्रॉब्लम देखो क्या है, ये और ज़्यादा फास्ट कैसे हुआ। इफ़ में एक कंडीशन मान लो ये ट्रू नहीं हुई तो ये दूसरे पे जा रहा है, ये ट्रू नहीं हुई तो ये तीसरे पे जा रहा है, ये ट्रू नहीं हुई तो ये चौथे पे जा रहा है। तो इफ एल्स इफ जो है एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि अगर ऊपर रिजल्ट आ गया तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन सोचो अगर रिजल्ट ही लास्ट में हुआ आपका, तब तो एक एक करके सबको चेक करते हुए लास्ट में पहुंचेगा, तो टाइम तो लग गया अगर रिजल्ट आपका लास्ट में है तो। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्विच। स्विच पहले तो लगाते हैं फिर बताते हैं कैसे काम करता है। ये होता है स्विच का फॉर्मेट। देखो थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा आपको इफ की कंपैरिजन में। केस लगा दो, केस 1 2 3 4 5 6 7, जो ट्रू होगा उसके हिसाब से ये चल जाएगा। ठीक है, अब ये फास्ट क्यों होता है, इसलिए फास्ट होता है कि ये बेसिकली हर एक केस की टेबल बना लेता है, और इस n की वैल्यू यानी स्विच में जो वैल्यू आपने पास की है वो जिस केस की वैल्यू से मैच करेगा वो सीधे जंप करता है वहां पे, क्योंकि इसका एड्रेस होता है सबका इनके पास, तो सीधे जंप करता है। वो एक एक करके सबको चेक नहीं करता है, ये सीधे जंप करता है। इस वजह से हमें सीधे पता चल जाए कि किस रूम नंबर में है हमारा फ्रेंड, तो हम सीधे जा सकते हैं। अगर नहीं पता तो हमें एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। तो स्विच क्या कहता है, डायरेक्ट बताता है रूम नंबर, इस रूम नंबर पे है, तो वो सीधे वहाँ चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट भी होता है, अगर कोई केस मैच नहीं करता है देन हम फाइनली एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इनवैलिड इनपुट ऐसा करके। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम इसमें और होती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे हमने 5 इनपुट किया, तो देखो 5 में फ्राइडे आया और उसके बाद के सारे चल गए। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए कि केस जो है वो जब एक एड्रेस पे इनपुट होता है तो उसके बाद वो सारे रूम खोलता चला जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक के बाद में एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, तो देखो जो ब्रेक हर एक स्टेटमेंट केस के अंदर, अच्छा देखो केस के अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट लिखो कोई फर्क नहीं है, ब्लॉक है ये पूरा का पूरा, तो पूरा प्रोग्राम आप इसके अंदर लिख सकते हो। और लास्ट में हर केस के लास्ट में ब्रेक लगा दो, तो ब्रेक क्या करता है, इसको जंप करके बाहर भेज देता है। तो अब आप 5 इनपुट करोगे तो सिर्फ फ्राइडे आएगा, क्यों, क्योंकि फ्राइडे प्रिंट करने के बाद ब्रेक चला होगा और ब्रेक जो है इसको इसके बाहर भेज देता है, किसके, स्विच के बाहर भेज देता है, जंप सीधे। तो इस वजह से आपको ब्रेक लगाना है हर एक केस के बाद। सो गाइज ये हमने इफ एल्स और इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट किया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट लूप देखेंगे, फॉर वाइल डू वाइल। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।